नमस्कार दोस्तों, मैं चंदना पॉल। आज का विषय है वो आप में से ही किसी ने मुझे भेजा है, तो इस विषय के बारे में मुझे पहले ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो इसमें मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ा, पढ़ना पड़ा। उसके बाद मैंने सारी जानकारी को एकत्रित किया, देन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन मेरा कैसा रहा आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का विषय है वह एक भाषा पर आधारित है, और ये जो भाषा है ये भारतीय संस्कृति, साहित्य और धर्म का आधार है। यह केवल एक प्राचीन भाषा ही नहीं बल्कि कई आधुनिक भाषा जैसे बांग्ला, हिंदी, सिंधी, मराठी, पंजाबी, नेपाली आदि जैसे अनेक भाषाओं की जननी है। इस भाषा के जनक पाणिनि जी को माना जाता है, और इस भाषा के व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ भी लिखा गया है। तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं देववाणी कहे जाने वाले भाषा संस्कृत के बारे में बात कर रही हूँ। जो संस्कृत है इसको बोलने के लिए इसकी शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है, जैसे व्याकरण की शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसीलिए इसे जो है स्थानीय लोग इजी वे में यूज नहीं कर पाते थे, तो वो क्या करते थे, अपने स्थानीय भाषा पे यानी कि लोकल भाषा में संस्कृत को ऐड करके एक नई भाषा जनरेट कर लेते थे और उसे यूज करने लगे, जिसे वे काफी सरलता पूर्वक बोल सकते थे। हमारे जितने भी वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, यहाँ तक कि कालिदास द्वारा रची गई जितने भी रचनाएं हैं ये सभी संस्कृत भाषा में ही रची गई है। इन्हीं वेदों में से विज्ञान, भूगोल, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, आयुर्वेद, योग, इन सब की उत्पत्ति हुई है। हमारे मनोरंजन के साधन है जैसे खेल, नाटक, नृत्य, संगीत, इन सब की उत्पत्ति भी वेदों से हुई है। आदिकाल से ही भारत की भाषा संस्कृत रही। राजा भोज के समय में साधारण बोलचाल की भाषा में संस्कृत का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो पठन पाठन की क्रिया थी दोस्तों वो केवल राज दरबार के लोग या फिर ब्राह्मण ही करते थे। तो साधारण लोग थे यानी स्थानीय लोग वो संस्कृत को छोड़कर प्राकृत भाषा का प्रयोग करने लगे, और जो राज दरबार और ब्राह्मण थे वे जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। यही कारण है कि जो संस्कृत है वो स्थानीय भाषा यानी साधारण बोलचाल की भाषा ना बनकर राज दरबार और एक ग्रुप तक सीमित रह गया। जैसे जैसे उन राजाओं का प्रभाव कम होता गया, संस्कृत का प्रभाव भी कम होता गया। इसके बाद मुगल्स भारत आए और उन्होंने अपना शासन शुरू कर दिया। उन्होंने अपना शासन शुरू करते ही जो भी राजपाट का जो भाषा था उसे फारसी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि संस्कृत भाषा को छोड़कर अब फारसी भाषा में राजपाट का कार्य होता था। हम ये भी नहीं कह सकते कि संस्कृत का विकास मुगल साम्राज्य में नहीं हुआ। बादशाह अकबर और जहांगीर के समय में देख सकते हैं कि वो अपने दरबार में संस्कृत विद्वानों को एक विशेष स्थान दिया करते थे। बादशाह अकबर ने तो महाभारत और रामायण की फारसी में अनुवाद किया, और यही अनुवाद मध्यकालीन से होते हुए यूरोप तक पहुंचा। आपने दारा शाह का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। दारा शाह संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार थे। इन्होंने जो हमारे वेद है उसका फारसी में ट्रांसलेट किया और फिर उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया। इस तरह हमारा वेद जो है पूरी दुनिया तक पहुंच गया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत आए और अपना शासन करने लगे उस समय संस्कृत का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो ब्रिटिशर्स ने संस्कृत सीखने की कोशिश की, लेकिन संस्कृत जैसे इतना इजी लैंग्वेज नहीं है तो वो सीख नहीं पाए, तो उन्होंने फारसी को अपना लिया। राजकाज का जो भी काम था और शिक्षा में संस्कृत की जगह पर फारसी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने लगे। स्कूली शिक्षा में संस्कृत के जगह अंग्रेजी को दे दिया गया, और अब जो है बच्चे संस्कृत के जगह अंग्रेजी सीखने लग गए थे, जिससे संस्कृत का प्रभाव कम हो गया। परंतु इससे यह भी नहीं था कि संस्कृत विलुप्त हो चुका था। अभी भी समाज का एक स्पेसिफिक ग्रुप जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं वे संस्कृत का पठन पाठन कर रहे थे। उस समय भी जितने भी धर्म कांड या पूजा पाठ का जो भी काम होता था वे सभी संस्कृत में ही होते थे, और जो आज भी चला आ रहा है। जो संस्कृत आज जीवित है उसका मुख्य कारण ही ब्राह्मण है। उन्हीं के कारण आज भी संस्कृत जीवित है। 18th और 19th सेंचुरी के बाद संस्कृत धीरे धीरे विलुप्त भाषा की श्रेणी में आने लगा। 18th और 19th सेंचुरी तक यह केवल
राज दरबार की भाषा ही बनी रही। जैसे जैसे उन राजाओं का प्रभाव खत्म होता गया, वैसे वैसे संस्कृत भाषा का प्रभाव भी खत्म होता गया। देश की आजादी के बाद जब भारतीय संविधान बना तो उसका 8वीं अनुसूची में संस्कृत को भी शामिल किया गया। तो भाषा के विकास पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे हम विदेशी भाषा जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, रशियन, स्पेनिश, इन सभी भाषाओं के तरफ आकर्षित होते गए और स्वयं और अपने आने वाली जनरेशन को भी विदेशी भाषा सीखने की तरफ धकेलते गए और अपनी जो इनक्रेडिबल लैंग्वेज थी संस्कृत, उसको इग्नोर करते गए। इससे क्या हुआ, जो स्कूलों में संस्कृत पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनको डिस्करेज किया जाने लगा। उसकी जगह जो विदेशी भाषा पढ़ते हैं उनको प्रमोट किया जाने लगा, जिसका असर ये हुआ कि संस्कृत प्राय एक विलुप्त भाषा की श्रेणी में आने लगा। सन 1981 में लगभग 6,106 लोगों ने, 2011 में 14,135 लोगों ने, 2014 में लगभग 25,000 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभूमि के रूप में माना। समय समय पर इस भाषा को रिवाइव करने के लिए कई अटेम्प्ट किए जाने लगे। जैसे 1969 में पहली बार संस्कृत डे सेलिब्रेशन किया गया। 2014 में नई सरकार आने के बाद 7 अगस्त से 13 अगस्त तक संस्कृत डे डिक्लेयर किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत को बनाया गया, बट स्टिल संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं बन पाई। अब ऐसा भी नहीं है कि संस्कृत बोलने वाले को डिस्करेज किया जाता है और धीरे धीरे लोग अब संस्कृत के महत्व को समझने लगे हैं। हमें भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे कि भाषा की अस्तित्व और प्रासंगिकता बनी रहे। संस्कृत को बचाने के लिए अभी कई कार्य किए जा रहे हैं। जैसे 15 डेज का वर्कशॉप लगाया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स को लिया जाता है। 15 डेज वही रहते हैं और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, जिससे कि वे संस्कृत बोल और समझ सके। संस्कृत भाषा को बचाने के लिए और भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे शिक्षा, साहित्य और आधुनिक उपयोग के माध्यम से उसे रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाना, कंप्यूटर साइंस और एआई में उपयोग करने के लिए अध्ययन करना, जैसे आदि प्रयासों के माध्यम से संस्कृत को एक जीवित भाषा के रूप में बनाए रखने की उम्मीद है। हम संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बात करें तो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो अत्यंत वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक होने के साथ साथ यह व्यवस्थित भी है। इस भाषा के माध्यम से व्यक्ति केवल भाषा को ही विकसित नहीं करता, वरन अपने भारतीय संस्कृति की धरोहर से भी जुड़ता है। अब संस्कृत पढ़ने या बोलने वालों को, यानी कि जो संस्कृत के विद्वान हैं, उन्हें सरकार द्वारा पुरस्कारित किया जाता है तथा जो विद्यालय संस्कृत को पढ़ाते हैं, जैसे सांस्कृतिक केंद्र है या संस्कृत कैंप्स लगाने वाले विद्यालय है या जो केंद्र है संस्कृत के, उनको जो है गवर्नमेंट के तरफ से फंड रिलीज किया जाता है, जिससे कि वे संस्कृत का विकास कर सके। यदि आप भी संस्कृत सीखना चाहते हैं और ये 15 डेज के वर्कशॉप में एंट्री करना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।